हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। तो इन माय लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि हम आरबीआई के मेजर्स पढ़ेंगे थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी, बिकॉज वी नो दैट कमर्शियल बैंक कैन सप्लाई द मनी बट the actual control over money is in the hand of RBI। और हमने RBI के functions हमारी previous वीडियो में पढ़े थे। जिसने वो फंक्शंस नहीं पढ़े हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो अप करें एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करें, राइट। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम पढ़ रहे हैं डिटेल में आरबीआई का वो फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। दैट फंक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ आरबीआई। So heading here is credit control function of central bank, that is RBI. So here comes it. Now we have two type of function in controlling credit in the economy. Actually हम control कर क्यों रहे हैं क्रेडिट को, पहले तो ये बात समझना है। प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमी है। इतने तरह की यहाँ पे जॉब्स हैं, इतने तरह की प्रोडक्शन है। इनफैक्ट बाहर से भी एमएनसीज हमारे यहाँ बहुत काम करती है। आफ्टर 1991 ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हमारी इकोनॉमी एकदम ओपन हो चुकी है। सो एवरी फॉरेन इन्वेस्टर्स आर सीकिंग टू इन्वेस्ट इन आवर इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं इनका पैसा इकोनॉमी में आता है। लोगों के पास, हम बोलते हैं गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि कोई भी किसी भी, अगर हम अपने आसपास के माहौल में भी देखें तो क्या कहीं लगता है पैसे की कमी है? नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड पूरी हो रही है। लोगों की इच्छा आज के टाइम में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए लोग उसके साथ शुरू हो जाते हैं। आप चाहे कुछ भी लेकर के आ जाए, नया हैंडसेट आया, नया मोबाइल आया, नया कोई भी टीवी आ जाए, नई कार आ जाए, लोग तुरंत खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास क्या है? पैसा है। अब लोगों के पास ये पैसा कैसे आया? कमर्शियल बैंक के थ्रू। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? लैंडिंग टू पब्लिक। और पब्लिक कब खरीदती है? जब कमर्शियल बैंक से उन्हें एडवांटेज हो रहा है, राइट यार। तो अब ये किस तरह के एडवांटेज हैं जो किस तरह से गवर्नमेंट के थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू लोगों को मिलते हैं, और किस तरह से इन चीजों को आरबीआई करता है कंट्रोल। क्योंकि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो इकोनॉमी में क्या होता है? एक्सेस डिमांड। और जब भी डिमांड ज्यादा होगी तो इकोनॉमी पे एक ही सोल्यूशन बढ़ता है, प्राइस बढ़ा देना, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन कब आती है? जब आती है एक्सेस डिमांड। और इसके कॉन्ट्ररी, जब इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाए, लाइक अभी चल रहा है लॉकडाउन में, डिमांड कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम बाहर से कुछ मंगा नहीं सकते, फॉरेन प्रोडक्ट्स यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट के साथ हमारी डीलिंग नहीं हो रही, ऑनलाइन बिजनेस बंद है, ऑनलाइन सर्विसेज बंद है, ऑनलाइन परचेजिंग बंद है, तो बाहर के प्रोडक्ट हम खरीद नहीं पा रहे। तो डिमांड अभी क्या है? कम है। तो हम कौन सी कंडीशन में है? डेफिशिएट डिमांड। तो इस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगी और इस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगी? एक्सेस डिमांड मीन्स इन्फ्लेशनरी गैप एंड डेफिशिएट डिमांड मीन्स डिफ्लेशनरी प्रॉब्लम। तो इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम मीन्स प्राइस का बढ़ना, जनरल गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं उनकी प्राइस का बढ़ना, और डिफ्लेशनरी यानी डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है जनरल प्राइस लेवल, जो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी प्राइस का कम होना। तो अब आप देखिएगा धीरे धीरे ये इश्यूज हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें आरबीआई का रोल क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद, देयर आर टू मेजर्स। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जो जैसे इसके पहले थी कि आरबीआई कंट्रोल जो करती क्रेडिट, वो टू मेजर से करती, एक क्वांटिटेटिव एंड एक क्वालिटेटिव। व्हाट इज क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव टर्म्स हियर इंडिकेट्स क्वांटिटी, यानी कि मनी की क्वांटिटी पे डायरेक्ट अटैक करना। इसका मतलब कि हम जब मार्केट में पैसा देख रहे हैं, मनी देख रहे हैं, तो वो मनी जो फ्लो में चल रही है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल करना, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना। आज अगर $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, तो वो इतनी कैसे है, उसको कंट्रोल करना। उस पर अगर हमें ज्यादा बढ़ानी है तो डिमांड रेज करनी पड़ेगी, राइट। तो वो इकोनॉमी को बूस्ट और लो करने में आरबीआई कैसे रोल प्ले करता है? तो वो डिमांड कैसे बढ़ी? डायरेक्टली मनी पर, मनी की क्वांटिटी को, क्वांटिटी आ गई ना, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी को हमें कंट्रोल करना है। तो क्वांटिटी पर कंट्रोल करना इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेजर्स। और क्वालिटी यानी जो सर्कुलेशन में मनी है, जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ मनी सर्कुलेशन, उसमें क्वालिटेटिव, सजेस्टिव, सम अकोमोडेटिंग, इस तरह के सजेशंस के थ्रू कंट्रोल करना, जिसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, राइट है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव मेजर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वांटिटेटिव मेजर्स। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर known as bank rate. What is that? Bank rate. Now we have to understand what is bank rate. Simply,
द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, और हम क्या कह सकते हैं, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी, उधार लेती है कमर्शियल बैंक, किससे, आरबीआई से, किस रीजन से, अपने लॉन्ग टर्म डिमांड्स को पूरी करने के लिए। और ये आरबीआई कब देती है, जब उसको रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल करनी होती है कमर्शियल बैंक की, दैट टाइम आरबीआई डू दिस बिजनेस। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखो 2-3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। एक तो लैंडिंग है, लैंड कर रही है किसको, कमर्शियल बैंक को, कौन कर रही है, आरबीआई, फॉर व्हाट पर्पस, लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए जब आरबीआई लैंडिंग करती है, उधार देती है कमर्शियल बैंक को, तब उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। इट इज जस्ट सिंपल, जैसे हम कोई उधार लेते हैं कमर्शियल बैंक से, एसबीआई से लोन लिया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होती है ना, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेंट्रल बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक पर। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेगी तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगी, बैंक रेट, पर कौन से पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। अब ये बैंक रेट किस तरह से रोल प्ले करती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड में, राइट हियर, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। So excess demand is the situation when demand in the economy has been increased, which create inflation. और इसके ऑपोजिट क्या है, डेफिशिट डिमांड, which says that there is decrease in the demand of the public due to which price has been decreased. तो अब ये सिचुएशन, अभी एक चीज मुझे आपको समझानी है कि बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस साल भी बोर्ड ने क्वेश्चन दिया था, लाइक डिफरेंट सेट्स में सारे चीजों पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड decreasing bank rate to reboost demand in the economy. Reboost demand means somewhere demand has been decreased. डिमांड कम है तो डिमांड को बढ़ाना है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए बैंक रेट को कम करना पड़ता है। अब ये क्यों करना पड़ता है, इससे क्या होता है, ये हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन, प्राइस का हाई होना। प्राइस क्या है, हाई है। अब प्राइस हाई है, इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा बहुत है, पैसे को कम करना है। क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है, लोगों के पास पैसा है, पैसा होगा तभी तो डिमांड करेंगे, तो डिमांड कंट्रोल करनी है, नहीं पैसा कम करना है। तो आरबीआई ने क्या किया कि सबसे पहले उसने अटैक किया कमर्शियल बैंक की बोरोइंग पर। तो कमर्शियल बैंक के लोन्स, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, उसको कर दी इंटरेस्ट रेट महंगी। तो जैसे इंटरेस्ट रेट हाई हो गई, बोरोइंग्स बिकम कॉस्टलियर फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए वो बोरोइंग्स महंगे हो गए। अब कमर्शियल बैंक के लिए महंगे हो गए तो कमर्शियल बैंक लोन ले नहीं पाएगा ज्यादा, और जब ज्यादा ले नहीं पाएगा तो आगे दे भी नहीं पाएगा, राइट। समझे बात को, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा ज्यादा तो वो लोगों को लेंडिंग भी नहीं कर पाएगा, जनरल पब्लिक कम्युनिटी तक नहीं पैसे पहुंचा पाएगा, राइट। अब वो क्यों नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जब उसको लोन महंगे पड़ रहे हैं, राइट, तो उसके लोन, उसके अमाउंट श्रिंक हो गया, कम हो गया कमर्शियल बैंक का। तो अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोगों को भी जो लोन होगा वो महंगा देगा, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा देगा या फिर वो कम दे पाएगा। तो इन ऑल द केस डिमांड लोगों की कम हो जाएगी फॉर लोन, और जब लोन की डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों की ओवरऑल डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी और इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। इसलिए बैंक रेट को बढ़ाना पड़ता है। सो हियर व्हाट हैपेंड, बैंक रेट हैज बीन इंक्रीज्ड। समझ में आ गई, इस सिचुएशन में क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके ऑपोजिट सिचुएशन, डेफिशिट डिमांड। और डेफिशिट डिमांड का क्या मतलब है, प्राइस का इकोनॉमी में कम होना। प्राइस इकोनॉमी में क्यों कम है, क्योंकि डिफ्लेशन है, क्योंकि डिफ्लेशन है। अब डिफ्लेशन कम है तो इसमें अब बैंक रेट का क्या रोल रहेगा, क्या रोल रहेगा, बैंक रेट। अभी बोला ना, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, रैशनल बिहाइंड। अब इसका यही इम्प्लीकेशन है कि जब इकोनॉमी में डिमांड कम है तो रीबूस्ट करना है डिमांड को, तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक, पैसा लोगों के पास कम है तो इसको बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी, बैंक रेट को कम कर देगी। क्या कर देगी, बैंक रेट को रिड्यूस कर देगी। और जैसी बैंक रेट रिड्यूस होगी, कमर्शियल बैंक की बोरो करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे हमारे साथ होगा, अगर कमर्शियल बैंक अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा तो हम भी लोन ज्यादा ले पाएंगे। सपोज कमर्शियल बैंक पहले जो 12% चार्ज कर रहा था, अब वो 6% ही उधार की इंटरेस्ट रेट रखता है लोन की, तो हम आराम से लोन ले पाएंगे और हम आराम से इसको यूज कर पाएंगे। तो क्या हो गया, जैसे ही सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट रिड्यूस करी, कमर्शियल बैंक के लिए लोन सस्ते हो गए, चीपर हो गए।
अब कमर्शियल बैंक के लिए सस्ते होंगे तो ज्यादा पैसा ले लेगा सेंट्रल बैंक से। अब सेंट्रल बैंक से ले लेगा तो बट ऑब्वियस ही बात है वो अपनी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा पैसा होगा, मार्केट में पैसा आएगा, लोगों की डिमांड रीबूस्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया था? सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक रेट। मूविंग टू द सेकंड वन, रेपो रेट। सो रेपो रेट बिल्कुल बैंक रेट के सेम होता है, बट एक ही डिफरेंस है कि रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, बैंक रेट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के लिए यूज किया जाता है, बट जो रेपो रेट है वो यूज किया जाता है फॉर दी रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज विच आर केप्ट विद सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास रखवाई थी, उनको ही वापस खरीदने की जो रेट है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और इसको हम और सिंपल कह सकते हैं, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी, मनी तो दे रहा है बट किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटी खरीदने के अगेंस्ट, जो कमर्शियल बैंक अपनी ही सिक्योरिटी वापस परचेज कर रहा है, राइट? तो रीपर्चेज और लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। और वो रीपर्चेजिंग क्यों होती है? फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस की मीटिंग करने के लिए, फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस को करेक्ट करने के लिए। इसलिए कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस तरह के लोन लेने पड़ते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बैंक बोर्ड में आ चुका है। सो राइट है। अब एक्सेस डिमांड है, फिर से वही बात, इन्फ्लेशन है, डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो क्या करें? रेपो रेट को कम कर देंगे। सो रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अब जैसी रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन नहीं ले पाएगा ज्यादा, और ना ले पाएगा तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को भी नहीं दे पाएगा। इन ऑल शॉर्ट, पब्लिक ले नहीं पाएगी, डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। और इसके उल्टा क्या हो जाएगा? रेपो रेट विल डिक्रीज। ट्रू, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड कम है, डिमांड बढ़ानी है। डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसा होगा। लोगों के पास पैसा कब आएगा? जब कमर्शियल बैंक सस्ते लोन देगी। कमर्शियल बैंक कब सस्ते लोन देगी? जब उसको सस्ता लोन मिलेगा, राइट? तो चेन बन गई ना पूरी एक। तो सेंट्रल बैंक रेट को कम कर देगा जिससे कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन ले सके। ज्यादा लोन लेगी कमर्शियल बैंक तो लोगों को भी ज्यादा लोन दे पाएगी और लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम डेफिशिएंट डिमांड को यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। मूविंग टू दी नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। सो रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट के जस्ट उल्टा होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सेंट्रल बैंक उधार देता है कमर्शियल बैंक को, राइट? अब बात कर रहे हैं कि कमर्शियल बैंक उधार देता है सेंट्रल बैंक को। अजीब लग रहा है ना सुनने में? हाँ, इसको हम थोड़ा अलग समझ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अ उधार, बट व्हाट वी कैन से, लाइक जब कमर्शियल बैंक अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे बढ़ाती है तो हम लोग क्या सोचते हैं फिक्स्ड अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे कि पैसा घर में रखने से अच्छा बैंक में रखें, इंटरेस्ट तो मिलेगा, फायदा तो होगा, ये सोचते हैं ना हम। तो सेम यहाँ पर कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग है सेंट्रल बैंक के साथ। अब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है, पैसा ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा होगा तो क्या करेगा? वो लोगों को दे देगा, सस्ते लोन दे देगा, सस्ते लोन देके डिमांड बढ़ा देगा इकोनॉमी में। तो इट बेटर कि आरबीआई क्या करेगी, ऐसे डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा है, कमर्शियल बैंक को एक लालच देगी कि आप अपने सरप्लस डिपॉजिट हमारे पास रखवाओगे तो हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अंडरस्टैंडिंग द टर्म, राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सेंट्रल बैंक इज गिविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो जब सेंट्रल कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा अमाउंट होता है तो वो आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट रख सकता है, उसी तरह से जैसे हम अपने डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ रखते हैं। तो क्या स्टेटमेंट बन गया? इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, यानी कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट होता है वो अपनी सेविंग्स को यहाँ पर इकट्ठा कर सकता है, जिसके अगेंस्ट आरबीआई इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, यानी कि यहाँ पे इनको फायदा होता है। अब ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड की आ रही है, तो एक्सेस डिमांड में क्या होगा? प्राइस ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या करेंगे? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे। जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक क्या करेगा? बिजनेस करना है ना उसको, तो लोगों को सस्ते लोन देने से बेटर है आरबीआई के पास पैसा रख दें। उससे क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगी, फायदा होगा ना कमर्शियल बैंक को, वो तो बिजनेस मोटिव से काम कर रहा है। तो इस पॉइंट पे आकर के अपने अमाउंट लेंडिंग करने की जगह आरबीआई के पास रख देगा। क्यों? ताकि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाए। तो इस तरह से क्या होगा? मनी श्रिंक हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। मूविंग टू दी कॉन्ट्ररी, अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट पर? यहाँ पर अब क्या है? डिमांड कम है, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या करेंगे हम? डिक्रीज कर देंगे। अब जैसे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक को नुकसान हुआ ना,
वो क्यों अपने डिपॉजिट आरबीआई के पास रखेगा? इससे बेहतर क्या है, वो पैसा मार्केट में दे देगा, लोगों को दे देगा, लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा आ रही है। समझ में आ रही है? लाइक सपोज आरबीआई इनको रेट दे रही है 4% डिपॉजिट पे, और ये अगर वो लेंडिंग कर रहा है कमर्शियल बैंक पब्लिक को, तो उसको मिल रही है उस पर 12%। तो फायदा कहाँ है? मार्केट में देने से। तो वो यहाँ पे डिपॉजिट ना रखे, रिजर्व यहाँ से कम कर देगा और मार्केट में बढ़ा देगा, जिससे जो डिमांड कम हुई है वो लोन सस्ते हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। राइट है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ये आपने बहुत बार सुना होगा, CRR। हमने उसमें पढ़ा भी था, मनी क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, याद आ गया? जिसमें मैंने समझाया था कैसे डिपॉजिट आते हैं, उनमें से कैश रखा जो रिजर्व रखा जाता है। डिपॉजिट कौन से? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, यानी कि नेट डिपॉजिट। तो जितने भी नेट डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आते हैं, उनका एक मिनिमम रिजर्व एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। फॉर व्हाट रीजन? कि कोई कस्टमर वापस आया तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो उनको यूज कर सके। राइट है। तो रिजर्व क्या है? कैश रिजर्व मैंने उस टाइम भी समझाया था, वापस समझा रही हूँ। मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन विद सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। समझ में आ रही है? यानी कमर्शियल बैंक अपने मिनिमम जो डिपॉजिट आते हैं पब्लिक से, कस्टमर से जो डिपॉजिट आते हैं, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, उन सभी डिपॉजिट का एक मिनिमम अमाउंट उसको आरबीआई के पास रिजर्व रखना ही पड़ता है। उससे वो बच नहीं सकता, उसको ये रिजर्व रखना ही पड़ता है, जिसको हम कहते हैं CRR। राइट। तो अब ये पॉइंट आ रहा है फिर से, एक्सेस डिमांड। मार्केट में पैसा बहुत है, डिमांड बहुत है, तो क्या करेगी आरबीआई? यस, CRR की रेट बढ़ा देगी। हमने पढ़ा था ना उसमें, जैसे ही रेट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर कमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे विद आरबीआई। यानी कमर्शियल बैंक प्रेशराइज होगा कि वो अपनी मनी का, अपने स्टॉक का कुछ रिजर्व जो पहले 4 या 5% था, अब उसको और बढ़ा देगा। 5%, 6-7% हो गया, तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक क्या करेगी? फिर यहाँ पर अपने रिजर्व्स को ज्यादा बढ़ा देगी आरबीआई के साथ। तो रिजर्व जब ज्यादा बढ़ जाएंगे आरबीआई के साथ, तो बट ऑब्वियसली बात है कमर्शियल बैंक के पास फंड कम हो जाएगा, और फंड कम होते ही वो लोगों को लेंडिंग नहीं कर पाएगा, लोन कम हो जाएंगे मार्केट में, और अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इसके कॉन्ट्ररी डेफिशिट डिमांड। अब क्या है? ये मिनिमम रिजर्व जो उसने ज्यादा रखा हुआ है उस टाइम पर सेंट्रल बैंक के साथ, अब कम कर देगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इस रेट को क्या कर दिया? कम कर दिया। CRR की रेट सेंट्रल बैंक ने कम कर दी। तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक अब कम रिजर्व रखेगा आरबीआई के पास और ज्यादा रखेगा अपने पास, ताकि लोगों को लोन दे सके और मार्केट में पैसा आ जाए और डिमांड बढ़ जाए। सो जैसी डिमांड बढ़ेगी, परचेजिंग पावर। So that's all about how demand will be controlled in the economy, whether it is in excess demand or it is in deficit demand. अब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूं, कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए आप। करंट रेपो रेट, करंट रिजर्व, रिवर्स रेपो रेट, CRR रेट और बैंक रेट क्या है हमारी इकोनॉमी में। सो हियर बैंक रेट इज 4.65%। अब आप खुद सोचिए कितनी कम है। इतनी कम बैंक रेट होने पर क्या होता है? कब होती है बैंक रेट कम? जब डिफ्लेशन होता है, डेफिशिएट डिमांड होती है। बैंक रेट कम क्यों करी गई? ताकि लोग पैसा ले सके मार्केट से, डिमांड को बढ़ा सके। और कब मिलेगा मार्केट से पैसा? जब कमर्शियल बैंक को सस्ते लोन मिलेंगे। बट ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट रेपो रेट। रेपो रेट क्या चल रही है अभी? 4.40%। ये बदलती रहती है। इट्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, टाइम टू टाइम ये बदलती रहती है, ये बात ध्यान रखना। ये कोई फिक्स रेट नहीं है, ये चेंजेबल है। नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट। करंट क्या चल रही है? 3.75%। राइट यार। तो 3.75%। याद रखना, रेपो रेट से हमेशा रिवर्स रेपो रेट कम होती है, कभी ज्यादा नहीं होती। एंड द लास्ट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कितनी है? 3%। लास्ट ईयर ये 4% थी, 2019 में ये रेट 4% थी, और अभी ये रेट चल रही है 3%। क्यों कम कर दी गई? ताकि बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्रीज हो जाए और पब्लिक को ज्यादा लोन मिल सके। तो इस तरह से ये 4 इंस्ट्रूमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अभी इसके अलावा और हैं, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। So let's start with the next 2 points. Now the next is statutory liquidity ratio. अब ये statutory liquidity ratio क्या होता है? It is actually a form of again reserving the asset or cash with commercial bank themselves.
इसका मतलब ये यहाँ पर आरबीआई इनको ऑर्डर देता है कमर्शियल बैंक को कि ये सारा अमाउंट जो रिमेनिंग है, मींस सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई को देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे भी ये लोन एडवांस नहीं कर सकते। इसमें से भी कुछ रिजर्व इनको रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये होता क्या है, इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक की फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन लिक्विड एसेट विद देमसेल्फ। यानी कि ये अमाउंट फिक्स करती है आरबीआई कि इतना अमाउंट, इतना परसेंटेज अपने एक्सिस कैश का, एक्सिस रिजर्व का दे हैव टू कीप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन द फॉर्म ऑफ एसेट। यानी इनको अपने पास कैश भी और एसेट के फॉर्म में अपने एक्सेस यानी बहुत ज्यादा जो रिजर्व है उसका कुछ हिस्सा बैंक्स को खुद अपने पास रखना पड़ता है। दिस इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। और ये रेट अभी हमारी इकोनॉमी में कितनी चल रही है, 18%, राइट। पहले ये 23% हुआ करती थी 2019 में, बट अभी ये रेट 18% है। इतनी कम कर दी। क्यों कर दी? जिससे मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंच सके। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब एक्सेस रिजर्व, वो ज्यादा रिजर्व नहीं रखेगा कमर्शियल बैंक अपने पास, तो कहाँ देगा? लोन के फॉर्म में जनरल पब्लिक को। लोगों के पास पैसा आएगा, डेफिसिट डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। इसके कॉन्ट्ररी जब एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा, एसएलआर की रेट बढ़ा दी जाएगी। यानी कि अभी 18% है, अब सपोज इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगी, यहाँ पर सपोज 23% वापस कर दे तो क्या हो जाएगा, आरबीआई को अपने एक्सेस रिजर्व का, कमर्शियल बैंक को अपने एक्सेस रिजर्व का 23% इन दी फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट रखना पड़ेगा। यानी उस पे ऊपर वो किसी भी तरह का लोन एडवांस नहीं कर सकता जनरल पब्लिक को। तो इस तरह से कंट्रोल हो जाएगा इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड। और इसके कॉन्ट्ररी जब अभी जो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं 18% रेट क्यों कर दी, पहले 23 थी अब 18% कर दी। क्यों कर दी? सेम रीजन, ताकि डिमांड बढ़े, जो कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व है वो उस पर भी लोन एडवांस कर दी। तो इस तरह से एसएलआर हमारी इकोनॉमी में फंक्शनिंग करता है। अब जो लास्ट है क्वांटिटेटिव मेजर, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स ओपन मार्केट, यानी मार्केट में आरबीआई बैंक और जनरल पब्लिक के साथ जब डील करता है तो किसके लिए कर रहा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के साथ। तो कैसे कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को बाय सेंट्रल बैंक इन दी फॉर्म, बाय सेंट्रल बैंक इन फ्रॉम एंड टू द पब्लिक एंड बैंक। समझना इस बात को क्या कहा जा रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और बॉन्ड्स को कमर्शियल बैंक खरीदता और बेचता है। किसको? पब्लिक को और बैंक्स को। उनसे खरीद भी सकता है और उनको बेच भी सकता है, फ्रॉम एंड टू दी पब्लिक एंड बैंक। समझ में आई? तो अब इसमें क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा इकोनॉमी में, तो क्या करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई, पैसा ज्यादा है लोगों के पास, बैंक के पास पैसा ज्यादा है, दोनों के पैसे को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड को बेचेगा कि खरीदेगा? यस, हियर व्हाट विल आरबीआई डू, सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या होगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचेगा तो लोग खरीदेंगे, बैंक खरीदेगी, तो उनके पास जो पैसा है वो किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। तो मनी श्रिंक हो गया, एक्सेस डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो गया। इसके कॉन्ट्ररी अब यहाँ पे क्या करेगी, परचेज। क्यों सो इन डेफिसिट डिमांड सिचुएशन आरबीआई विल परचेज bonds and securities of government which are held with commercial bank and public। लोगों के पास, बैंक के पास जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है वो उनसे खरीद लेगा। कौन खरीद लेगा, आरबीआई। और खरीदेगा तो बट ऑब्वियसली पैसा किनके पास आ जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास और लोगों के पास। फिर क्या हो जाएगा, वो अपने पैसे को यूज कर पाएंगे, डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाएगी और डेफिसिट डिमांड कम हो जाएगी। राइट है। तो इस तरह से आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी में इन दी फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर। समझ में आया यहाँ तक? फटाफट से सबको लिख लो, फिर मैं आपको क्वालिटेटिव मेजर्स और समझा दूं। So now we are starting with qualitative measures. In qualitative measures we have first point margin requirement. अब margin requirement क्या होता है, मैं आपको पहले सिंपली समझा देती हूँ। अगर हम कोई भी किसी भी तरह का लोन कमर्शियल बैंक से लेने के लिए जाते हैं तो हमें एक कोलेटरल देना पड़ता है, राइट। तो कोलेटरल देने के अगेंस्ट ही हमें लोन सैंक्शन होता है।
तो अगर आपके कोलेटरल की वैल्यू, सिक्योरिटी की वैल्यू, जो गारंटी आप दे रहे हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू है सपोज 40 लाख है जिसके अगेंस्ट आपको लोन लेना है, बट क्या आपको कोई भी कमर्शियल बैंक 40 लाख के कोलेटरल की अगेंस्ट पूरा 40 लाख देता है? नो, 35 लाख, 30 लाख इस तरह से दिया जाता है। तो वो जो गैप आ रहा है ना इन दोनों चीजों में, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द लोन सैंक्शन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इस गैप को हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। It means this is also decided by RBI to maintain with commercial banks so that credit creation can be controlled by the RBI in this form. अब कैसे होता है इसको डेफिनेशन में समझना हमें। A margin is the difference समझ में आ रहा है, is the difference between the amount of the loan and the market value of security offered by the borrowers against loan। यानी जो उधार लेने वाला है लोन लेने के लिए जो सिक्योरिटी, जो कोलेटरल वो देने वाला है बैंक को, उसके अगेंस्ट जो लोन सैंक्शन होगा उसकी वैल्यू। अब इसको कैसे समझना है? 100% की आपकी प्रॉपर्टी है बट बैंक आपको लोन दे रहा है सिर्फ 70%। कितना दे रहा है? 70%। यानी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100% है, मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो खरीदी गई, बट आपको लोन मिल रहा है इसके अगेंस्ट 70%। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 30%। 30% क्या कहा जाएगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट। दिस इज द मार्जिन टू ऑफर फॉर द लोन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी, अगेंस्ट योर कोलेटरल। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये गैप मेंटेन किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, लोगों के पास पैसा बहुत है, तो क्या करेगी आरबीआई? इस मार्जिन को बढ़ा देगी। इसका मतलब क्या हुआ? अभी 100% प्रॉपर्टी का अगेंस्ट 70% है, तो अब क्या हो जाएगा? इसको वो 60% कर देगी। तो क्या होगा? आप 40 लाख की जगह कितना ले पाओगे? 30 लाख। तो क्या आप 40 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 30 लाख लेना पसंद करोगे? नहीं। तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड में आप लोन लेना बंद कर दोगे, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू बहुत कम ली गई यहाँ पर और इसकी वजह से आप लोन को नहीं लोगे। इसी के कॉन्ट्ररी, जब डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है इकोनॉमी में, तो क्या होगा? ये मार्जिन गैप, ये जो गैप है इसको कम किया जाएगा। इसका मतलब इसको हमने कर दिया 20%। राइट है। सपोज 40 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको 38 लाख मिले, आपने कोलेटरल दिया 40 लाख का, बट आपको मिले कितना? 38 लाख। तो 2 लाख का ही तो डिफरेंस है, इतने पे तो काम हर कोई कर लेता है। तो क्या हो गया? मार्जिन कम हो गया, गैप कम हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ योर सिक्योरिटी एंड लोनेबल वैल्यू ऑफ दी सिक्योरिटी, दोनों के बीच मार्जिन कम हो गया। तो अब आप लोन ले पाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे इस ऑफर की वजह से, इस मार्जिन के कम होने की वजह से, और डिमांड बूस्टअप हो जाएगी। राइट है। इस तरह से आरबीआई रोल प्ले करती है एक्सेस डिमांड और किसमें? डेफिशिएंट डिमांड में। अब इसका सेकंड पॉइंट है क्वालिटेटिव राशनिंग ऑफ क्रेडिट। मींस अपने क्रेडिट की राशनिंग करना, अपने क्रेडिट को इस तरह से कंट्रोल करना। इसमें सारे मेजर सजेस्टिव है, समझाने के तौर पे हैं। क्रेडिट को इस तरह से राशनिंग करना कि वो हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के पास पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि आपने बिजनेस ग्रुप को ज्यादा दे दिया और गरीबों तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा एक्सेस डिमांड में परेशान होते हैं, इन्फ्लेशन में परेशान होते हैं, वो गरीब हैं। तो मीडियम क्लास और गरीब लोगों के हिसाब से भी कमर्शियल बैंक को कुछ टारगेट सेटअप करने पड़ते हैं। तो अपने क्रेडिट लोन देने के जो प्रोसेस हैं उसमें कुछ छटाई करना या कुछ राशनिंग करना, उसको थोड़ा सा और रिफाइंड करना और उसको अच्छा बेटर करना, जिससे कि लोन जो है वो हर कैटेगरी के पास, हर सेक्टर के पास बराबर पहुंचे, so that each and every sector can have easy availability of loan and can use that money for the purpose of daily consumption to make income for the country। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये क्या है? फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट, यानी हमें क्रेडिट अमाउंट को फिक्स करना है, कोटा फिक्स करना है फॉर डिफरेंट सेक्टर। बिजनेस सेक्टर में कितना लोन देना है, सर्विस सेक्टर में कितना लोन देना है, और प्राइमरी सेक्टर को कितना लोन देना है। ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करके देता है? आरबीआई। तो कैसे डिसाइड करता है? फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ कोटा। लाइक आपको पता है कमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोन देता है, कमर्शियल बैंक मैन्युफैक्चरिंग में भी, एमएसएमई जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में हमारा जो इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि एमएसएमई को ज्यादा लोनेबल फैसिलिटीज दी गई हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कई लोन्स माफ कर दिए गए। तो वो सब क्या है? ये राशनिंग है, ये कोटाज हैं, कि कहीं ना कहीं हमें सेटअप करना पड़ता है किस अमाउंट को, कि हमें फिक्स करना है कि हमें कौन से सेक्टर को ज्यादा बूस्टअप करना है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जैसे हमारी कंट्री में आया तो वो किस सेक्टर को ज्यादा बूस्टअप कर रहा था? बिजनेस को और सर्विस को। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है
कि हमें किस तरह से मनी को किस सेक्टर में कितना पहुंचाना है, किस सेक्टर की रिक्वायरमेंट कहाँ है, किस सेक्टर को आगे लाना है और किसको कंट्रोल में रखना है, राइट है, क्योंकि हर सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हेयर commercial bank has to decide some amount, fix the amount as a quota for the particular sector to loan, to lend, to give them borrowing, right? तो borrowing देने के लिए हर सेक्टर को डिसाइड करना पड़ता है, राइट है। अब ये लास्ट मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या कहता है यहाँ पे? इट इज जस्ट एन एडवाइस, एडवाइस बाय हुम? आरबीआई, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या कर रहा है? एक रिटन और एक ओरल, दो तरह से, या तो आपको पेपर फॉर्म में देगा या फिर ओरल फॉर्म में देगा। तो रिटन और ओरल एडवाइस टू कमर्शियल बैंक टू कंट्रोल देयर क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि पहले प्यार से समझाता है, नहीं माने तो बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब से पिटाई लगाता है कमर्शियल बैंक की। समझ में आई बात? तो आरबीआई पहले प्यार से समझा रहा है, मॉरल सुएशन कर रहा है, कह रहा है कि अपने क्रेडिट एक्सपेंशन को कंट्रोल करो, या अपने क्रेडिट को श्रिंक करो, या अपने क्रेडिट को बढ़ाओ। बढ़ाना कब है? जब डेफिशिएंट डिमांड है, और श्रिंक कब करना है? जब एक्सेस डिमांड है। तो इन सब चीजों के लिए पहले एडवाइस देता है। जब कमर्शियल बैंक अपने क्रेडिट एक्सपेंशन और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, तब क्वांटिटेटिव मेजर फोर्सफुली आरबीआई फिर अप्लाई करता है, जो जनरली फिर सबके लिए अप्लाई हो जाते हैं। इस तरह से मार्केट में आरबीआई अपना मेन रोल प्ले करता है टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सो नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड। क्वालिटेटिव मेजर में ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है, जो आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। क्वांटिटेटिव में मैंने आपको सारे समझा दिए, किस तरह से ये सारे मेजर्स एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में अपना मेन रोल प्ले करते हैं विथ आरबीआई। आरबीआई ही इन सबको कंट्रोल कर रहा है। आरबीआई की ही इसी पॉलिसी को हम बोलते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में ये सारी रेगुलेशंस आते हैं, qualitative and quantitative measures. So write down the definitions of all so that you can understand them well. I hope you all have understood the same concept. RBI के क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बोर्ड बहुत क्वेश्चंस पूछता है, बेसिकली विद इम्प्लीकेशन, लाइक द क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, रैशनल बिहाइंड इंक्रीजिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और डिक्रीजिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट गैप, ये सब प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाइड होते हैं और इनका क्या असर आएगा हमारी इकोनॉमी में, डिमांड पर और कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पर, ये सब के बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो इस कंसेप्ट को हमें बार बार समझना है और इसको अच्छे से रिकॉल भी करना है। I hope you all have understood. So that's all for today's video. Stay home, stay safe. Bye bye.